हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए आप जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए जो उनका ट्रेडिशनल कोर्स है ई कॉमर्स, तो मैं उससे रिलेटेड 2-3 चैप्टर जो हैं वो मैंने कराए हैं। जिन्होंने ना देखा हो तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है। और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशंस पर, जिससे सारे वीडियोस आपके पास में आ जाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर थोड़ा सा ई कॉमर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बता दें। हालांकि ये ई कॉमर्स सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा एक आपकी ब्रीफ नॉलेज जो है वो आप सबके स्टूडेंट्स को जो है मैं बता दूं ई कॉमर्स के बारे में। तो उनकी रिक्वेस्ट पर जो है मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है मैं थ्योरी बेस आपको समझा दूं, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में ई कॉमर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा इस वीडियो में हम ई कॉमर्स के बारे में जानते हैं। एक्चुअली जो ई है, ई का मतलब पूरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ई कॉमर्स एक्चुअली जो है वो एक ई व्यापार होता है। ई कॉमर्स जो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का एक संचालन है, ठीक है। कोई भी कंपनी जो होती है वो इंटरनेट के जरिए जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो आगे चलाना चाहती है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना या सेल करना तो शामिल है, बल्कि जो कस्टमर्स हैं उनके लिए सेवाएं, इंग्लिश में सर्विसेज बोलते हैं, और जो बिजनेस में जो भी कोई भागीदार होते हैं, जो हिस्सेदारी लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके साथ जो उनका सहयोग भी शामिल होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक चार्ट मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ई कॉमर्स टाइप के बारे में देखें तो B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। बिजनेस टू कॉमर्स, बिजनेस टू गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट, और कस्टमर्स टू, सॉरी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। B4 होता है आपका बिजनेस, C4 होता है आपका कंज्यूमर, और G4 होता है आपका गवर्नमेंट। तो एट प्रेजेंट टाइम लगभग जो है वो 4 तरीके से हम इसके टाइप्स को मानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो सन 1990 से जो भी वाणिज्यिक को इंग्लिश में हम कमर्शियल बोलते हैं, तो जो कमर्शियल एंटरप्राइजेज होते हैं उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट, जो सेल्स, और दुनिया भर में पूरे वर्ल्ड में अपने जो प्रोडक्शन है तो उसको समर्थन देने के लिए इंटरनेट का जो था वो यूज शुरू किया, ठीक है। आज हम देखिए इंटरनेट के माध्यम से हमें अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, ठीक है, ऐसी आजकल बहुत सारी साइट्स हैं, तो इनसे हम ई शॉपिंग कर लेते हैं। टीवी पर हमें बताते हैं, जैसे होम शॉप 18 चैनल है या नापतोल है, ठीक है। तो वो अपना नीचे नंबर देते हैं, तो प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पूरी जानकारी देते हैं। तो इसमें उन कंपनीज ने इंटरनेट की शुरुआत अपने बिजनेस को एक्चुअली बढ़ाने के लिए दी थी, ताकि उनकी सेल्स बढ़ जाए। और मैं आपको स्टूडेंट से एक चीज़ बता दूं कि अमेजोन ने इस समय लगभग मार्केट का लगभग 75% जो ऑथेंट, इस समय मेरे पास एक्यूरेट डेटा नहीं है, तो मैं कुछ टाइम पहले का बता रहा हूँ कि 75% मार्केट को लगभग कैप्चर कर रखा है, ठीक है। बहुत सारे वर्ल्ड्स की बहुत से जो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या बहुत सारी जो भी कोई नामी गिरामी कंपनीज है, तो उनके साथ टाई अप कर रखा है, ठीक है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेनली जो है वो 4 टाइप से जो है ई कॉमर्स होता है, ठीक है। जैसे बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है, और कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। तो अगर हम बात करें कि ई कॉमर्स कितने टाइप का होता है, तो ई कॉमर्स जो होता है वो 4 टाइप का होता है, ठीक है। बी फॉर बिजनेस, सी फॉर कंज्यूमर, जी फॉर गवर्नमेंट। तो जैसे अगर हम इसमें बात करें C2C, ठीक है, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो क्रेडिट कार्ड का एक्चुअली ई कॉमर्स के जो सौदे हैं, ट्रांसैक्शन है, उसमें बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन, योगदान होता है,
ठीक है, स्थान होता है उसका। बैंक और जितनी भी संस्थाएं होती हैं, ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो रोल अदा करती हैं। ठीक है, तो जो ईडीआई है स्टूडेंट्स, पूरा नाम इसका एग्जाम में आता है, मैं बता भी चुका हूँ एमसीक्यूज में, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है, तो इसने ई कॉमर्स के विकास में, उसके डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत ही योगदान दिया है। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं कि ई कॉमर्स के जो भी कोई एरिया है या स्कोप है, तो वो क्या है, तो किसी भी सामान का सेल या लीज पर लेना, कोई भी बैंकिंग टेक्नोलॉजी होती है तो उसकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ देना, कोई लाइसेंस है उसके बारे में ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देना, किसी भी सॉफ्टवेयर की सेल। आपको पता होगा कि लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब यूनिवर्सिटीज़ ने एक सॉफ्टवेयर लगाया है। आई थिंक वो सॉफ्टवेयर 5.5 लाख रुपए का है, कि उसमें पता लग जाता है कि अगर पीएचडी की थीसिस है या कोई किताब की अगर नकल की गई है, तो उस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में डालने से पता लग जाता है कि कितने परसेंट नकल है उसमें। तो खासकर जो आजकल थीसिस हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, जो है खासकर एमफिल पीएचडी की जो थीसिस हैं, तो उसमें नकल को रोकने के लिए तो उस सॉफ्टवेयर से वो थीसिस पूरी होकर के गुजर के निकलती है, जिससे पता लग जाता है कि कितने परसेंट जो मैटर है वो चुराया गया है। ठीक है, अपना मैटर कितना है और किसी का अगर कट कॉपी पेस्ट मैटर लिया है तो वो कितना है। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट की फैसिलिटीज़, ठीक है, पर्यटन का विकास यानी जो टूरिज्म है उसको डेवलप करना, और वर्ल्ड लेवल पर जो है बिजनेस करना। आप देखते हो कि आजकल ऑस्ट्रेलिया की या न्यूजीलैंड की या अमेरिका की जितने भी अच्छे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, या बहुत ज़्यादा जो जैसे स्विट्ज़रलैंड है, बहुत ज़्यादा सुंदर कंट्रीज़ हैं, तो उनके बारे में सब बताया जाता है। ई कॉमर्स के लिए क्या क्या जो है आवश्यक तत्व हैं, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एक है बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता होनी चाहिए, है ना। नेटवर्क जो है वो बिल्कुल वो सेफ होना चाहिए, जो पक्षकार हैं उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जितने भी ट्रांजैक्शन है वो कॉन्फिडेंशियल रहने चाहिए, और अगर कोई किसी की कंप्लेंट होती है तो उसको सॉल्व करने की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और जो करेंसी है उसको एक्सचेंज की भी सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब कोई आदमी अगर अमेरिका से आ रहा है और वो डॉलर अपने साथ में लेकर के आ रहा है, अगर वो इंडिया में, अगर वो आगरा आ रहा है घूमने के लिए, तो डॉलर तो है नहीं उसके पास में इंडिया में, क्योंकि डॉलर नहीं चलते। तो ये लोग क्या करते हैं कि कुछ सरकार ने फैसिलिटी दे रखी है, तो उन बैंकों से ये उस करेंसी को चेंज करवा सकते हैं। कुछ परसेंट कमीशन जो है वो कटता है उसका, मुझे एक्यूरेट आइडिया नहीं है कि कितना कटता है। तो उसमें कुछ ब्रोकर भी होते हैं या एजेंट भी कह सकते हैं उन्हें, तो वो भी जो है उस करेंसी को चेंज करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो इंडिया में क्योंकि रुपीस चलते हैं तो वो चेंज हो जाती है करेंसी। अगर हम पूछें कि ई कॉमर्स का क्या क्या यूज़ होता है, तो जो ईडीआई है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, उसके माध्यम से जो भी कोई काम रहित सूचनाएं हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, उसको एक दूसरे को प्रोवाइड करना। जो ईमेल है उसके माध्यम से बातचीत करना। ठीक है, तो हम क्योंकि देखिए मेल भेजते हैं तो बातचीत चलती है। ठीक, इंफॉर्मेशन बुलेट एक ई इंफॉर्मेशन बुलेटिन होता है, ईएफटी होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, जैसे आप ये देखते हैं एनईएफटी जो होता है आपका, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो इसमें आरटीजीजी ये भी होता है आपका एनईएफटी, और ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं बैंकों में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, ई कॉमर्स की अगर हम बेनिफिट्स देखें तो क्या क्या है, तो अगर ई कॉमर्स के बेनिफिट्स देखें तो उससे जो बाजार है वो काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि बिजनेस का जो एरिया है उस कंपनी के लिए वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, जो मीडिएटर हैं उसको हिंदी में मध्यस्थ बोलते हैं, जो मीडिएटर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कंपनी से चला
और वो सीधे जो है वो कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। तो जो बीच में जो मीडिएटर होते हैं उनका कमीशन खत्म हो जाता है, तो प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। ठीक है, जो मार्केटिंग जो कॉस्ट होती हैं उसमें कमी आ जाती है। अब जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उसको जो है जो सर्विस है कंपनी जल्दी से जल्दी दे सकती है। ठीक है, जितनी भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस है, यानी कि हमारे अपने कंट्री का बिजनेस और जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो बढ़ता है। आजकल देखिए बाहर के विदेशों में बने प्रोडक्ट भी जो है वो हम लोग इंडिया में बैठे यूज़ करते हैं, और इंडिया के प्रोडक्ट भी बने हुए जो है लोग बाहर यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई जो इन्वेंट्री होती है, वस्तु सूची जो होती है उसकी मात्रा में कमी हो जाती है, जल्दी और सस्ती जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके बारे में पता लग जाता है, कंपटीशन और जो प्रॉफिट होती है वो भी बढ़ जाते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं वो आउटगोइंग सेवा को भी सेविंग को भी उन्होंने बढ़ावा दिया है। ठीक है, आउटगोइंग सेविंग क्या है कि संगठन करने से सेवाओं के उत्पादन के लिए बाहरी पक्षकारों का उपयोग करना है। ठीक है, अगर हम इंटर बिजनेस की बात करते हैं, अंतर व्यापार, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी अपना जो कार्य क्षेत्र है उसका विस्तार करके दूसरे व्यवसायिक जो संगठन है उसके साथ भी संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, आजकल देखिए एक कंपनी जब बिजनेस करती है तो वो दूसरी कंपनी का जो है अगर गुडविल अच्छी होती है तो उनका पेटेंट का भी जो है यूज़ कर सकती है, या जैसे स्टैम्प भी उसकी यूज़ कर सकती है। ठीक है, अब रामदेव जी पतंजलि के जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट खुद तो नहीं बनाते हैं, तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो भी प्रोडक्ट बनाती हैं और नाम केवल उसमें पतंजलि लिखा होता है। हर एक प्रोडक्ट पतंजलि कंपनी बनाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज कंपनी पतंजलि कोई 2 4 5 प्रोडक्ट नहीं बनाती है, हजारों तरह के प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी परमिशन दे देती है अपना नाम यूज़ करने की, और पतंजलि कंपनी किसी भी दूसरी कंपनी को एक कॉन्टैक्ट दे सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप बिस्किट देखिएगा, अगर आप लोग पतंजलि के बिस्किट्स खाते हैं तो उसमें अगर आप एड्रेस देखेंगे तो वो एड्रेस जो है वो कहीं के भी होंगे, बट उसमें पतंजलि का सिर्फ जो होता है वो नाम होता है। ठीक है, अगर हम इंट्रा बिजनेस देखें, भीतरी व्यापार, तो इसमें क्या होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है इन सर्विसेज का यूज़ जो है वो जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपने अलग अलग ऑफिस के लिए करते हैं। अगर हम ई कॉमर्स की वेबसाइट्स की बात करें, ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा था फ्लिपकार्ट का मैंने अभी आपको नाम लिया था, OLX जो होता है, ठीक है, इंडियन मार्ट .com होता है, eBay.com होता है, यात्रा.com होता है, Amazon.com होता है। जैसे हम टिकट अपनी बुक करवा सकते हैं यात्रा.com से, टीवी में जो है वो ऐड भी आते हैं। अगर पेमेंट की बारी आती है तो पेमेंट से हम डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब हमें अगर डेबिट कार्ड यानी कि जो हमारा एटीएम होता है उसके द्वारा हम अपने बिल की पेमेंट भी करते हैं, तो आपके अकाउंट से जो होते हैं यानी हमारे अकाउंट से तो है वो सीधे सीधे जो है वो फंड ट्रांसफ़र हो जाता है उसके अकाउंट में। ठीक है ना, अगर हम डेबिट कार्ड जो होता है वही हमारा एटीएम होता है तो हम उसका यूज़ करते हैं। अगर आपने देखा होगा, मान लीजिए आपको 500 रुपये का पेट्रोल डलवाना है और आपके पास पेमेंट नहीं है, आप एटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो वो मशीन में स्वैप कराएगा और जो है वो आपसे पिन कोड के लिए कहेगा, अमाउंट जो वो फिल कर देगा। जैसे ही आप पिन कोड फिल करेंगे तो अमाउंट जो आपके अकाउंट से फंड सीधा ट्रांसफ़र होकर के पेट्रोल पंप का जो मालिक है वो उसके अकाउंट में पहुंच जाएंगे, स्लिप आपके पास में मिल जाती है। एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो एक्चुअली पेमेंट का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें बैंक आपके जो भी कोई ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी पेमेंट करता है आपके द्वारा किए गए इस वादे के साथ कि आप उसका भुगतान बाद में कर देंगे। ठीक है ना, तो उसमें आपने देखा होगा एक फिल्म थी प्यार तो होना ही था, जिसमें अजय देवगन जब चोर होता है तो वो एक बंदे का जो है उसमें क्रेडिट कार्ड जो है वो चुरा लेता है, तकरीबन 1 लाख रुपए की वो पेमेंट करता है। तो बाद में उसको जब वो कार्ड मिलता तो उसमें से 1 लाख रुपए
निकल चुके होते हैं। अजय देवगन यूज़ कर लेता है क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना। तो ये क्रेडिट कार्ड है। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, सॉरी इंटरनेट बैंकिंग। हम अगर घर पर हैं या ऑफिस में हैं, ठीक है, तो वहाँ बैठकर जो है बिल की पेमेंट जो है वो, जैसे कि आजकल हम करते हैं इस लॉकडाउन में, कोविड-19 के टाइम पर बहुत से लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो उन्होंने भी सीख लिया है। तो मोबाइल रिचार्ज कैसे होना है, किसी फंड का ट्रांसफ़र कैसे होना है, कोई फिक्स डिपॉजिट कैसे खोलनी है, जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं, तो ये कार्यों को करने का एक बहुत ही ईजी मेथड है। हम घर बैठे भी कर सकते हैं। ऐसे नेट बैंकिंग ले ली, मोबाइल में ही अपने एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करना, या अपने ही मोबाइल से अगर हमें अकाउंट वगैरह पता है, जैसे हम फ़ोन पे जो होता है माध्यम, इसके माध्यम से हम किसी भी दूसरे अकाउंट में पेमेंट की ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी के समय अगर पेमेंट होती है, यानी कि जैसे होता है कैश ऑन डिलीवरी, ये हम सबको पता है कि ये बहुत ही ईजी मेथड होता है और बहुत ही सेफ मेथड माना जाता है, ठीक है। पैसा, सामान या कोई भी जो सर्विस होती है उसकी डिलीवरी के बाद ही हम पेमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से एक मोबाइल मंगवाया 10,000 रुपये का, तो कुछ आजकल अमेजोन ये करता है कि पहले पेमेंट ले लेता है एडवांस में, उसके बाद प्रोडक्ट देता है, ठीक है। कभी कभी किसी के मोबाइल पे, सब पे नहीं, ये कुछ इनका हिसाब किताब होता है। लेकिन मुझे ही मान लीजिए एक चीज़ मंगवानी थी, मुझे बुक्स मंगवानी थी, फ्लिपकार्ट पर ऑप्शन था कैश ऑन डिलीवरी, तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स मंगवाई थी, ठीक है। तो कैश ऑन डिलीवरी पे वो आ गई थी, लेकिन अमेजोन पर जो था वो एडवांस पेमेंट का था, तो मैंने उसको चूज़ नहीं किया, तो मैंने कैश ऑन डिलीवरी को चूज़ किया। तो मेरे लिए वो बहुत आसान है। बुक आ गई, मान लीजिए 4,000 की बुक आ गई, मैंने बुक ले ली और उसके बाद में उसको पेमेंट दे ली। तो ये बहुत ही सेफ और सरल मेथड है, बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑनलाइन जो धोखाधड़ी भी होती है या जो चोरी का जो खतरा होता है वो भी ये इसमें नहीं होता, ठीक है। अगर हम यूजेस और खतरे की बात करते हैं, तो डिलीवरी के समय पे जो पेमेंट है यानी कैश ऑन डिलीवरी, तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड होता है, क्योंकि इसमें हमारे सामने जो है वो जब चीज़ आ जाती है, हमने कोई प्रोडक्ट मंगाया, जब वो प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाता है, अगर हम उस प्रोडक्ट को देख लेते हैं, तसल्ली कर लेते हैं, सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं, तब उसके बाद में हम, जो डिलीवरी बॉय आता है, तब हम उसको पेमेंट देते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेबिट और क्रेडिट है, इससे कार्ड से हम जो पेमेंट देते हैं, वो तो आजकल थोड़ा सा वो रिस्क वाला भी हो चुका है, क्योंकि यदि एक पर्सन जो है वो अगर फर्जी वेबसाइट पर ये जो फिशिंग करता है, ठीक है, फिशिंग भी बता दूं, एक व्यक्ति अगर फर्जी वेबसाइट पर लॉगिन कर देता है तो उसे हम फिशिंग कहते हैं। तो ये डाटा की चोरी, जैसे मान लीजिए पिन मिल गया उसको, आपके एटीएम का पासवर्ड मिल गया किसी चीज़ का, तो ऐसे पैसे से नुकसान कर सकता है आपको, तो थोड़ा सा हमें सावधान भी रहना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट जो बैंकिंग होती है वो थोड़ी सी सेफ होती है, क्योंकि कई बैंकों में एक जो है बहुत ही एक तरीके से कहते हैं बहुस्तरीय प्रमाणीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। मतलब इंटरनेट बैंकिंग जो है वो थोड़ी सी आसान और बहुत ही इजी हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति को अपने पिन या पासवर्ड सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है। वो पर्सन जो होगा, अगर कोई नेट बैंकिंग यूज़ करता है, तो पिन, जो भी उसका पासवर्ड होता है या पिन नंबर होता है, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन का पूरा नाम होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो उसके पास में होता है। जब तक वो किसी को नहीं बताएगा तब तक वो सेफ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये एक मैंने बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था ई कॉमर्स का, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि बच्चों को नॉलेज हो जाए, क्योंकि आप लोग, वैसे तो ई कॉमर्स कंपटीशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके एमसीक्यूज, जो मैं करा भी रहा हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में, क्योंकि ये बीकॉम थर्ड ईयर में न्यू सिलेबस में आया है, तो इसलिए मैं इसके जो है एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा, बच्चों ने मुझसे कहा कि सर एक थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, तो आज मैंने सोचा कि आज बच्चों को इसके बारे में कुछ बता दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मैं आपको ऐसे ही टॉपिक्स पर जो है बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं वो फ्यूचर में प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।